सभी का लीगल अपडेट @लीगल अपडेट 18 पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में जिला डिंडौरी के सीनियर एडवोकेट श्री दयाराम साहू जी हमारे साथ में हैं। आज उनसे हम मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर, हम आप सभी को क्या बारीकियां होनी चाहिए क्रॉस के संबंध में, इसके संबंध में सीनियर सर आप सभी को जानकारी प्रदान करेंगे। तो हम सर से बोलेंगे कि बताएं कि क्या क्या बारीकियां जो युवा अधिवक्ता होते हैं उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। विनय जी, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये बताइए कि क्रिमिनल केसों के बारे में बताएं कि सिविल के बारे में बताएं। क्रिमिनल केसों के संबंध में सर। जी जी जी। तो क्रिमिनल केसों के संबंध में जब हमें फाइल प्राप्त होती है तो उस फाइल को हम अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने के बाद में सर्वप्रथम हम अपने पक्षकार से मिलें। अगर कहीं कोई घटना स्थल है तो उस घटना स्थल तक पहुंचे हम और अपने पक्षकार से जानकारी लें कि हम जो फंसाया गया है, किस कारण आपको फंसाया गया है, तो वो कारण को खोजें हम। अब जब वो कारण हमें मिल जाएगा तो उसको अपन डिफेंस में लेके चलेंगे। तो डिफेंस के लिए एक बात ध्यान रखिए कि जो डिफेंस हमारा है उस डिफेंस के बारे में हमें प्रत्येक जो साक्षी है उससे हमें डिफेंस के बारे में पूछना चाहिए और पूछना ही आवश्यक है। इसके पश्चात में जो डिफेंस हमने जो डिफेंस लिया उस डिफेंस को हम बचाव साक्ष्य में पेश कर सकते हैं। अब आई बात क्रॉस की। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में जब हमने साक्षी के कथनों को, पूरे प्रकरण की फाइल को हमने पढ़ चुके हैं, तो जब फाइल को पूरी पढ़ लिए हमने तो हमें ये पता होगा कि ये प्रकरण कैसा है और किस साक्षी ने किस प्रकार का कथन किया है। तो जब साक्षी कथन किया है तो जब 161 के स्टेटमेंट सीआरपीसी में जो 161 के स्टेटमेंट है, पुलिस के कथन है, इसके बाद में वो साक्षी न्यायालय में खड़ा होगा। तो जब न्यायालय में खड़ा होगा तो हम देखें कि पुलिस में सामने जो उसने कथन किया है उस कथन से क्या अतिरिक्त कथन कर रहा है। तो हम उससे पूछें कि आपने पुलिस को ऐसा बयान दिया है कि नहीं, क्योंकि उसके पुलिस कथन में लिखा नहीं है। तो वो साक्षी जो है अतिशयोक्ति कथन करने वाला साक्षी हो गया। एक दूसरी बात कि यदि वो साक्षी जो है पुलिस के कथन के अनुरूप कहीं कोई बात बोल रहा है तो हमें उसमें जिसमें हमें फायदा हो उसको नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कथन किया है। तो ये साक्षियों के कथन होगा जो सामान्य साक्षी। अब हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये जो साक्षी है क्या हितबद्ध साक्षी है कि स्वतंत्र साक्षी है। यदि हितबद्ध साक्षी है तो हमें उस साक्षी से उनके जो फरियादी है उसके संबंध में, उसके रिलेशन के बारे में हमें पूछना पड़ेगा और स्पष्ट करवाना पड़ेगा कि वास्तव में आपका ये संबंधी है। इसके बाद में बात आती है कि चूंकि संबंधों के कारण जो है वो मिथ्या कथन लोग बात देते हैं एक दूसरे को फंसाने के लिए। कई ऐसी बातें आती हैं कि मिथ्या फंसा दिया जाता है कुछ अपने लोगों को मिलकर के साथ मिलकर के और एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और उन्हीं के साक्षी होती हैं। तो ऐसे में हमें ये भी कथन करना चाहिए, ये भी प्रयास करना चाहिए कि आपका इसके साथ क्या संबंध है। इसके बाद में जो उन्होंने अतिशयोक्ति जो कथन किया, तो अब पुलिस की बारीकियों को हम देखेंगे कि पुलिस ने जो विवेचना की है पुलिस, तो उसमें क्या कमी है। कभी कभी आप देखेंगे कि डेटों में कमी आ जाती है कि इस डेट में उन्होंने बताया कि हम विवेचना के लिए वहां गए। अब विवेचना के लिए गए और हमें संदेह है तो हमने उनके रोजनाम चर्चाना के बारे में भी हमें उनसे जिक्र करना चाहिए कि क्या आप जब पुलिस स्टेशन से आप जाते हैं
तो रवानगी डालते हैं रोजनामचा सान्हा में। इसके बाद में वापस होते हैं तो वापसी डालते हैं, उसको आमद भी कहा जाता है। आमद तो बताएंगे कि हाँ, तो अगर उनने रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया है तो इस संबंध में हमें पूछना चाहिए कि आपने इस प्रकार में रोजनामचा सान्हा प्रस्तुत नहीं किया है। तो इस प्रकार से अपन विवेचना अधिकारी से, अब विवेचना अधिकारी से ये भी पूछे कि इस साक्ष्य जो अतिशयोक्ति कथन किया गया है, तो हम उस साक्षी से ये भी पूछे पुलिस विवेचना अधिकारी से कि क्या आपके सामने उन्होंने ऐसा कथन दिया था, तो वो बोलेंगे कि नहीं, चूंकि उसमें है नहीं उनके कथन में, तो उसका भी लाभ अपने को मिलता है। वही अब ये विवेचना अधिकारी और भी जो जैसे कि घटना स्थल के साक्षी हैं, तो हम उसको बारीकी से देखें। जब हम घटना स्थल पहुंचेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, चूंकि कि ये घटना स्थल न पहुंच के फरियादी से पूछ करके और घटना स्थल की नक्शा अपने पुलिस स्टेशन में या कोई ऐसे स्थान में वो बना के प्रस्तुत कर देते। अब जब घटना स्थल हम पहुंचते हैं तो हमें घटना स्थल के बारे में पूरी जानकारी हो जाती है कि इस दिशा में पेड़ है, इस दिशा में सड़क है कि क्या है। तो जब हम घटना स्थल के बारे में पूछेंगे तो निश्चित रूप से जब हम घटना स्थल गए हुए हैं तो घटना स्थल में हम अच्छे से क्रॉस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पुलिस और साक्षी की बात हुई। इसमें विशेषज्ञ साक्षियों की भी कथन होती है, जैसे डॉक्टर एमएलसी करते हैं या पीएम करते हैं, तो हमें उसके बारे में डॉक्टर का मास्टर भी बनना होता है वकील साहब। कि देखिए जैसे मोदी साहब हैं, पारक साहब हैं, इन्होंने जो चिकित्सा शास्त्र जो चिकित्सा के बारे में लिखा है, तो हम उसको जब तक नहीं पढ़ेंगे, उसका अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हम डॉक्टर से क्लास नहीं कर सकते। इसलिए हमें उस किताब को भी पढ़ना चाहिए। अगर डॉक्टर कुछ बोल रहा है, कुछ बता रहा है और वो चीज है नहीं किताब में, तो हम उससे इस संबंध में जिरह कर सकते हैं। एक दूसरी बात, कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि व्यक्ति गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई और जो है जो फरियादी पक्ष है वो मिलजुल करके अपने उसको हत्या का मामला बता दिया। अब हत्या का मामला जब बता दिया तो हम जब पहुंचे वहां तो हमारा पक्षकार कहता है हमने ऐसा कोई कृत्य किया ही नहीं है, हम तो वहां थे। तो अब वो पक्षकार कहाँ था, इस संबंध में हम दस्तावेज तैयार कर लें पक्षकार के लिए कि वो उस समय उस स्थिति में वहां था। इसके बाद में वो देखें कि ये दुर्घटना ऐसी हुई, खुद मोटरसाइकिल से गिर के उसकी मृत्यु हो गई या कि जानबूझ के किसी दूसरे व्यक्ति ने इसकी हत्या किया और दूसरे व्यक्ति को फंसा दिया गया। तो जब हम घटना स्थल पहुंचेंगे, सारी बारीकियों को देखेंगे, तो डॉक्टर से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या ये व्यक्ति यदि वाहन से मोटरसाइकिल से गिर जाए तो इसकी मृत्यु हो सकती है? तो डॉक्टर को बोलेगा कि हाँ ऐसी स्थिति हो सकती है। अब जो छुरा चाकू इससे कभी कभी ऐसा बता देते हैं पुलिस वाले, जब्त भी कर लेते हैं, छुरा है या कोई धारदार हथियार है, और उनने बोला कि इनने 5 छुरा मार दिया इसको। तो डॉक्टर से हम पूछे, देखें कभी कभी ये पुलिस वाले चूक करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट जो हथियार से वार किया जाता है, बता रहे हैं कि इस हथियार से इनने मृत्यु कारित किया है, इससे मारा इसलिए इसकी मृत्यु हुई। अब वो ऑब्जेक्ट को, वो हथियार को यदि इन्हें डॉक्टर के पास नहीं भेजा परीक्षण के लिए, चूंकि उनको डॉक्टर से परीक्षण करवानी होती है कि क्या इस हथियार से, इस ऑब्जेक्ट से ऐसी चोटें आ सकती हैं और मृत्यु कारित हो सकती है कि नहीं। अगर उन्होंने भेजा नहीं है तो हम उसके संबंध में पूछ लें कि आप पुलिस वालों से कि आपने इस ऑब्जेक्ट को नहीं भेजा। अब डॉक्टर से भी परीक्षण, तो जो हथियार बताया जा रहा है कि मृत्यु के लिए, यदि धारदार हथियार बताया गया कि इन्हें चाकू से वार किया है, तो ऐसी स्थिति में हम डॉक्टर से ये क्वेश्चन करें, कोई दूसरा हथियार बताएं कि भैया डॉक्टर साहब, क्या ये ऐसी चोटें धारदार हथियार में
जैसे बाका है, कुल्हाड़ी है, इनसे ऐसी चोटें आ सकती हैं। डॉक्टर बताइए कि आ सकती है कि नहीं। यदि वो गिर रहा है तो कुछ नुकीले पत्थर होते हैं, धारदार पत्थर होते हैं, उससे भी यदि सिर में चोट लग जाए और व्यक्ति का खून निकलने लगे, रक्त प्रवाह हो जाए और वो समय पे यदि नहीं पहुंचा है हॉस्पिटल तो उसको उसकी मृत्यु हो सकती है। इस प्रकार से जे अपने को क्रॉस की मुख्य मुख्य बातें बताए, और बाकी तो अब आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जहाँ कोई दिक्कत आए तो कुछ बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन के लिए। धन्यवाद सर। इसमें एक अक्सर ये होता है सर कि कुछ ऐसे साक्षी होते हैं कि वो उनको सिखा पढ़ाकर बढ़िया व्यवस्थित तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। मतलब वैसे साक्षी जो बनावटी साक्षी होते हैं, और यदि वो पढ़े लिखे हैं, जैसे हम एक घटना की बात करें कि ये हमारा उमरिया और शाहपुरा का नाका तिराहे पर कोई एक 4 व्हीलर वाला आता है और 2 व्हीलर वाले को टक्कर मार के चला जाता है, और उस दौरान एक साक्षी वहां पर जो कि 4 व्हीलर वाला है उसके साइड से उपस्थित होता है और न्यायालय में ये कहता है कि मैंने इस घटना को देखा है कि सामने वाला जो 2 व्हीलर वाला आ रहा था उसकी गलती थी और उसकी गलती की वजह से उसने 4 व्हीलर में आके टकरा गया। ऐसा वह स्टेटमेंट न्यायालय पे करता है, तो उस साक्षी से हम किस तरीके से क्रॉस करें कि वो उस 2 व्हीलर वाले को बचाया जा सके। देखिए, यदि घटना ऐसी हुई कि मोटरसाइकिल वाले को कार वाले ने टक्कर मार दिया और उससे दुर्घटनाकारक हुई, और साक्षी ये कह रहा है कि नहीं, गाड़ी खड़ी हुई थी और जो मोटरसाइकिल वाला तेज गति से आया और खड़ी गाड़ी में टक्कर मार दिया, जिसके कारण ये इसको चोटें आई। तो एक वो बनावटी साक्षी हो गया। जी हाँ। अब बनावटी साक्षी सिखाया पढ़ाया गया जो साक्षी है, तो अब उस घटना स्थल के बारे में हम पूछें उस साक्षी से, चूंकि वो बनाया हुआ साक्षी है, तो हम उस साक्षी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया जे वहाँ बहुत भीड़ भाड़ स्थान है, बहुत से लोग थे, बोलेगा हाँ बहुत से लोग थे, तो कौन कौन थे। अब हम देखें उसमें किसमें देखें हम, जो हमारे फाइल है जिसको पुलिस वालों ने जिसको साक्षी बनाया है, तो अब वो साक्षी चूंकि बनावटी साक्षी है, और हम यदि उस साक्षी से पूछेंगे कि वहाँ और कौन कौन थे, तो वो साक्षी इस बात को नहीं समझ पाएगा कि कौन कौन थे। वहाँ जो हमारे और साक्षी थे उससे हम अपनी बात करवाएं कि भैया जो हमारे साक्षी हैं, जो ये देखे, वास्तविकता से ये देखे कि घटना स्थल में कार वाले ने एक्सीडेंट किया है, तो जो देखने वाले साक्षी हैं, तो हम वो बनावटी साक्षी से ये भी पूछें कि भैया ये लोग वहाँ यानी ये एस नाम के व्यक्ति अन्य लोगों के साथ वहाँ थे, तो वो ये हाँ बोलेगा, और यदि नहीं भी बोलता है तो वो हमारे साक्षी बचाव साक्ष्य में जाएंगे, और बचाव साक्ष्य के वो साक्षी फिर बताएंगे कि ये व्यक्ति नहीं था, हम लोग थे और इतने इतने लोग थे। एक दूसरी बात वकील साहब, हमने बहुत से केसों को देखा कि बनावटी जो साक्षी होते हैं वो साक्षी कहीं ना कहीं टूट ही जाते हैं क्रॉस में। हमारे साथ कितने ऐसे केस आए हमारे सामने कि हमारे पक्षकार बता रहे हैं कि वकील साहब, वो वकील साहब के यहाँ वो साक्षी गया है और उसको फरियादी लेके गया है और वो सिखा पढ़ा रहे हैं। हमने बोला सिखाया पढ़ाया गया साक्षी कितने देर तक कोर्ट में ठहरेगा भाई क्रॉस में, तो वैसे ही वो क्रॉस हो ही जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें हम कि वहाँ जो उपस्थित लोग थे, भीड़ भाड़ स्थान है, वहाँ बहुत से लोग रहते हैं, अक्सर जे लोग भी थे। अगर वो साक्षी बनावटी साक्षी है तो आप जिनका नाम लेंगे उनको बोलेगा कि हाँ ये लोग थे। अगर नहीं थे तो उससे पूछिए कि और कौन कौन लोग थे, तो जिनको वो बताए हम उनसे संपर्क करें और उनको बचाव साक्ष्य में लेके आए, उसका लाभ मिलेगा। इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।